अस्सलामुअलैकुम। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल, मेरे साथ हैं मौजूद सहरिश ज़ुहैब और आज 5 रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी की जानिब हम बढ़ रहे हैं। और ये जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक का हम कल बात कर रहे थे कि चौथा रोज़ा तो स्पीड अप हो जाता है, तेज़ी शायद बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, रूटीन चेंज हो जाती है। फिर सब जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि अपने काम निपटा के इफ्तार से पहले अपने घरों को पहुंचे, तो इसलिए बड़ा हमें ना हसल नज़र आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी कुछ साथ दे रहा है, उतनी गर्मी नहीं है, बड़े अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। पहला अशरा बहुत अच्छा गुजर रहा है, उम्मीद है कि आगे आने वाले अशरे भी इसी तरह बड़े सुकून इत्मीनान के साथ गुजरेंगे। अपने रब के हुजूर हम लोग इबादत गुजार हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपना अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें। आज भी बहुत से ख़ास मौज़ूआत इन पर आज हमने खुलकर बात करनी है और आगाज़ हम अच्छी बात से करते हैं। कुरान और सुन्नत में हुकूक अल्लाह के बाद जिस चीज़ को नाज़रीन सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है वो हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद में अगर दर्जा बंदी की जाए तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने ज़ौजैन के बाहमी हुकूक व फ़राइज़ को सबसे ज़्यादा मुदस्सिर अहमियत दी है। जी। इसके बाद वालिदैन के हकूक़ का दर्जा हासिल है, फिर रिश्तेदारों और फिर पड़ोसियों और मुसलमान भाइयों के हकूक़ की बात की गई। तो इस रमज़ान में दीनी इबादत और हकूक़ुल्लाह के साथ कोशिश करें कि हकूक़ुल इबाद भी पूरे किए जाएँ। ख़ास तौर पर अपने पड़ोस की खबर रखें, इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे, लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। उस खबर को शामिल सबसे पहले करते हैं कि लाहौर से एक बड़ी जो खबर आई है वो ये है कि फैमिली कोर्ट ने पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी है। फैसले में कहा गया कि अमल मुस्लिम फैमिली लॉ कानून के खिलाफ वर्जी है। मुलजिम अगर 5 लाख जुर्माना अदा नहीं करता तो 1 माह मजीद कैद में रखा जाएगा। तो बस होशियार बाश खबरदार। इस खबर के बाद मैं ये लाजमी कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जो जहमत नहीं करते या फिर छुप छुप आकर ये सिलसिला चल रहा होता है, तो अगर ये यहाँ हो गया तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मोहतरम क़िबला अयाज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर, उनसे बात करते हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये आज जो फैसला आया है अदालत ने तो ये मुस्लिम फैमिली लॉ के मुताबिक दिया है। सर, ये इसका मतलब है कि शरीयत और कानून के मुताबिक ठीक फैसला है जो दिया गया आज अदालत में कि कैद भी होगी, जुर्माना भी होगा अगर पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शादी की गई। जी, आपने एक अहम फैसले से आगाह किया और इस किस्म के फैसले आते रहते हैं अदालतों में। और ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961-62 का है, तो उसमें तो इस किस्म की सजाएं हैं बगैर इजाजत के पहली बीवी से दूसरी शादी करने पर। लेकिन जहाँ तक शरीयत का ताल्लुक है तो शरीयत में तो इस किस्म की इजाजत दरकार नहीं, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास इस किस्म के मसाइल आते रहे। हमारी रिपोर्ट मौजूद है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के हवाले से, जिसमें हमने ये कहा है कि ये इजाज़त जो है ये ज़रूरत नहीं है इसकी शरीयत में। और ये शिक जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस का, ये भी उन शिकों में है कि जो शरीयत के साथ हम आहंग नहीं। आपसे ये जानना चाह रही थी क़िबला अयाज साहब, मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस भी बहुत कम जिनकी सज़ाएं सामने इस तरह की आएँ, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि शादी बगैर इजाज़त की जाती है। आपने कहा कि शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, बगैर इजाज़त के भी निकाह दूसरा किया जा सकता है, ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल, शरीयत में तो इजाज़त दरकार नहीं। सही। अच्छा क़िबला अयाज, अगर ये कानून पाकिस्तान के पीपीसी का भी हिस्सा है, मुस्लिम फैमिली लॉ का हिस्सा बना दिया गया, तो पाकिस्तान के आइन में तो ये है दर्ज कि कोई भी कानून पाकिस्तान में वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता है। तो ये कानून मौजूद भी है, उसकी एक्सरसाइज भी हो रही है, तो फिर ये बिल्कुल तज़ाद नहीं है कि पाकिस्तान में शरीयत के बरखिलाफ़ एक कानून चल रहा है? बिल्कुल, ये तो इस हवाले से कोशिश हुई है, कुछ लोग अदालतों में भी गए हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये 1961 का कानून है
जी। सदर अयूब अयूब के के दौर में ये राइज हुआ था, नाफिज हुआ था। और इसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि जनरल जियाउल हक का दौर गुजर गया। तो जनरल जियाउल हक के दौर में बड़ी इस्लामाइजेशन हुई और बहुत इस्लामी शिक़ें जो थी वो आइन के अंदर मजीद शामिल करा दी गई। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जनरल जियाउल हक भी कोई न कोई तब्दीली ना कर सके। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल तो है। इसकी पुष्ट पे जाहिर है कि एक बहुत बड़ी लॉबी मौजूद है। तो अभी तक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस को पूरी तरह उनमें जो ऐसी सही। शिक़ें हैं कि जो इस्लाम के साथ हम आहंग नहीं, ठीक उनको है। खत्म ना किया जा सके। सही। क़िबला या साहब आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा वो भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फरजाना साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा ये केस जिसका फैसला आज सामने आया है तो कि बगैर इजाज़त के दूसरी शादी करने वाले मुलजिम को जुर्माना भी हुआ है और कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। शरीयत में इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये फैमिली लॉ के कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई गई है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप इस फैसले को किस तरह देख रही हैं? मैं तो इस फैसले को ज़्यादा वेलकम करती हूँ, क्योंकि देखिए ये तो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है उसी में ये ऑलरेडी हमारा लॉ बन चुका है कि पहली शादी के बीवी से इजाज़त लिए बगैर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन देखिए शरीयत में भी ऐसा नहीं है। शरीयत में कुरान में बहुत वाज़ेह होते हैं कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आपके लिए मुमकिन नहीं है इंसाफ करना। तो ये जो बना दिया गया है कि जी इस्लाम में 4 शादियां जो है उसकी इजाज़त है, वो बहुत उसके साथ जो है वो वाबस्ता है, कंडीशंस वाबस्ता है। तो उस सूरत में ये है कि पहली बीवी जो है अगर उसके वो इजाज़त नहीं देती है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बगैर। अगर वो आपको इजाज़त देती है और उसकी और आपको लगता है कि शरीयत में इजाज़त नहीं सिर्फ है कि शरीयत में तो ये उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप उनके दरमियान अदल जो है वो कर सकते हैं तो फिर शादी की जाए। तो शरीयत में तो कोई इजाज़त नहीं। कानून बहरहाल फरजाना बारी साहिबा वो आप कहें कि कानून में इजाज़त बहरहाल ज़रूर है कि वो दूसरी बीवी इजाज़त दे तो शादी होगी। हाँ नहीं देखिए, मैं कह रही हूँ कि इस्लाम में अगर कुरान की बात करें, कुरान मतलब जो मुसलमानों का ये कहना है ना कि 4 शादियों की इजाज़त है, तो वो भी अगर 4 शादियों की इजाज़त जो है उसमें बहुत कंडीशंस लगाई गई है। सही। ठीक है फरजाना साहब हमारे साथ रहेगा। क़िबला आया साहब मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगी कि अब ये कौन फैसला करेगा कि आया वो शख्स जो दूसरी शादी करने वाला है क्या वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर तो शरीयत इजाज़त नहीं देती तो फिर ये क्या मामला जो खातून है जिसके साथ अगर वो समझती है कि ज़्यादती हो रही है वो फिर ये शरीयत के मुताबिक जाए और जाकर बात करे कि भाई मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा लिहाजा मेरे लिए कुछ किया जाए, इसका हल फिर क्या है? बिल्कुल मोहतरमा फरजाना बारी साहबा ने बहुत अहम नुक्ते की तरफ निशानदही की। ये उनकी बात बिल्कुल सही है कि कुरान पाक में है कि एक शादी हो इस हवाले से कि अगर आप अदल ना कर सकें, लेकिन अगर आप अदल करें तो इसका मतलब ये इजाज़त है। कुरान का मतलब यही है कि इजाज़त है, शर्त है अदल की। अब अगर बंदा यानी खावन नाकाम हो कि वो बीवियों के दरमियान अदल ना करे तो फिर उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तरीके ये हैं कि कुरान पाक में भी है कि नाराज़गी की सूरत में फिर हकम जो हो यानी कोई नुमाइंदा खावन की फैमिली का, बीवी की फैमिली का, वो आके और फिर इस किस्म के तनाज़ात का हल निकाले। ये भी मुमकिन है कि अगर बीवी महसूस करती है कि खावन अदल के तकाजे पूरे नहीं कर रहा तो वो अदालत में आए। ये अदालत में आना उसका मुमकिन है। तो तरीके तो हैं, अदल शर्त है और अदल शर्त है, लेकिन उस अदल में जो है वो इजाज़त है, सही इजाज़त है, इसलिए तो अदल की बात है। बिल्कुल इजाज़त। लेकिन फरजाना बारी साहिबा इस तरह से तो मर्दों के ऐसे लग रहा है कि शायद उनको पाबंद कर दिया इस मुस्लिम फैमिली लॉ ने कि वो शादी ही नहीं कर सकते, बल्कि उन पर तो तलवार अब जुर्मानों की, कैद की वो लटका दी और
खातून जो है वो उतनी बड़ी पहाड़ में आ जाएं कि मर्द डरते ही रहें कि फिर हम शादी तो ना कर सकें? नहीं, देखिए बात सुनिए, ये एक इंसानी फितरत के हवाले से भी अगर आप देखें, अगर उनको बीवी पसंद नहीं है, ठीक है, तो या तो वो अपनी पहली बीवी को छोड़ दे और फिर दूसरी शादी कर ले, कोई उनको उसमें कोई रुकावट नहीं है ना। मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि अगर वो तलाक देना चाहते हैं। देखिए, औरत तलाक लेना चाहती है तो हमारे लॉ में, खुला में, उसको कोई ना कोई वजूहात देनी पड़ती है कि भाई उसमें 3-4 वजूहात है कि आदमी जो है वो कफालत नहीं कर रहा है या इम्पोर्टेंट है या वो उसका उसमें कुछ 3-4 वजूहात देती है, तब उसको खुला मिलती है। लेकिन मर्द तो किसी भी वक्त औरत को तलाक दे सकता है बगैर वजह बताए हुए। तो अगर उसको दूसरी शादी करनी है और पहली बीवी उसकी इजाजत नहीं देती और वो ये नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में वो शेयर करे अपने शोहर को, तो उसके पास चॉइस है ना, या तो वो अपनी पहली बीवी को छोड़ दे और दूसरी। चलें, अब ये मामलात बहरहाल अब लॉ का हिस्सा हैं और दूसरी जानिब शरीयत है, दोनों आमने सामने, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में यह कानून चल रहा है जो खिलाफ शरीयत भी है, जिसको अभी क़िबला याज़ फरजाना बारी साहिबा, मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया, क़िबला याज़ आपका भी बहुत शुक्रिया। बस आपने ख्याल करना है नाज़रीन के दूसरी शादी का अगर कोई इरादा मर्दों का हो, मर्दों का, मैं मर्दों को, तो आपने इजाजत लिए बगैर नहीं, वरना जुर्माना भी भुगतेंगे और कैद भी होगी। अब आ जाते हैं एक और मसले पर। अब बात हम करेंगे जनाब, अभी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मुआशी निज़ाम में बैंकारी निज़ाम से किनारा कशी किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में सूद हराम करार दिया गया और इसकी सख्त ममानियत है। ऐसे में जो इस्लामिक बैंकिंग है या फिर इस्लामिक बैंकारी का जो निज़ाम है, वो एक वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम बैंकारी निज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। इस हवाले से भी लोगों में इबहाम है। कुछ लोग कहते हैं कि जो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ नहीं है, एक ही बात है, सूदी बैंकिंग भी और इस्लामिक बैंकिंग भी। तो आज फ़र्क जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती शेख नोमान साहब मौजूद हैं, शरिया स्कॉलर हैं, बैंक इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। और मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, बैंक तो एक है, बिल्डिंग एक है, निज़ाम वैसे ही लग रहा होता है। इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग, बेसिक फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूरह बकरा की आयत है, इसका एक टुकड़ा है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम किया है। समझे, यही बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, जिसमें अल्लाह ताला जो है एक तरफ फरमा रहे हैं कि तिजारत हलाल है और सूद हराम है। इस्लामी बैंकारी के अंदर हमने इस बात की कोशिश की है कि जितने भी हमारे उक़ूद हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स तिजारत के दायरे में आ जाएं। इसलिए जब हम डिपॉजिट साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर करंट अकाउंट तो कर्ज की बुनियाद पर है और वो कन्वेंशनल बैंक में भी कर्ज तो होता है वैसे ही है। और इंटरेस्ट फ्री है, उसमें चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। रह गया सेविंग अकाउंट, तो वो हमारा मुजारबा की बुनियाद पर होता है। मुजारबा इज़ द काइंड ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एक पार्टनर ने पैसा लगाया है, दूसरा पार्टनर वर्किंग पार्टनर है। तो जो डिपॉजिटर हैं वो आपके इन्वेस्टिंग पार्टनर है, दूसरी तरह जो बैंक है वो वर्किंग पार्टनर है। कन्वेंशनल बैंकिंग में भी तो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, लेकिन जो फ़र्क है आएगा, फ़र्क यहाँ पर आएगा। कन्वेंशनल बैंक जो पैसे वसूल करता है वो लैंडिंग बोरिंग की बुनियाद पर करता है। अच्छा, यानी बैंक जो है वो बोरोवर होता है और जो डिपॉजिटर है वो लेंडर है। ठीक, उसके ऊपर जब प्री डिटरमाइंड कोई आप रेट देते हो कि भाई 15% दूंगा, 10% दूंगा, ये जो 10% 15% है इजाफा, ये इजाफा ही सूद है। अच्छा, इसमें मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने वो टूल्स का बताया, जो भी ये इस्लामिक बैंकिंग के टूल्स होते हैं जी। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जब आप लोग सूद पर कोई काम ही नहीं करते और जो मुनाफा भी हो रहा है वो जाहिर सी बात है कि वो जो आपके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तिजारत कर रही है, उसके और आपके दरमियान है जी जी। तो आप लोग फिर क्या जो प्रॉफिट है उसी में से अपने स्टाफ की सैलरीज भी निकालते हैं, अपने बिल्स भी पे करते हैं? ये सिस्टम आप लोगों का फिर कैसे चलता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि जो प्रॉफिट की शेयरिंग है वो किस लेवल पर होती है। तो समझेंगे हर आगे इस्लामी बैंक ने पैसे वसूल किए, आगे मुख्तलिफ डील्स के अंदर पैसे लगाए। अच्छा, अब जो पार्टनरशिप उन डील्स के अंदर है, उस डील्स के जो प्रॉफिट है वो उस प्रॉफिट में से बैंक शेयरिंग करता है। बैंक का जो हिस्सा बनता है, मिसाल के तौर पर उस किसी एक अपने ऑटो फाइनेंस की डील की, ऑटो फाइनेंस की डील के अंदर बैंक ने उसमें 50,000 रुपये कमाए, उसमें 25,000 डिपॉजिटर की तरफ कर दे, 25,000 बैंक के पास आ गए। ये जो 25,000 है, इसमें से बैंक फिर अपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हो गई, ब्रांचेस का किराया हो गया, दीगर चीज़ें हो गई, वो चीज़ें वहाँ से कवर कर रहा होता है। तो इसलिए
यानी वो बैंक अपने हिस्से में पार्टनरशिप अच्छा, के अपने लेकिन हिस्से में मुफ्त से इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जी। जो काबोर है तकरीबन वो भी आपका कन्वेंशनल बैंक के करीब करीब होता है, जो प्रॉफिट्स चल रहे होते हैं लोगों के डिपॉजिटर्स के वो भी तकरीबन वही हैं। अब पाकिस्तान में बड़ा हाई रेट चल रहा है, वो आपका भी तकरीबन वैसा है, फिक्स नहीं है लेकिन उधर भी, तो ये कैसे मुमकिन होता है कि उसी लेवल पे आप चल रहे हैं जैसे कन्वेंशनल बैंक? देखिए, इसमें मैं शरीयत से ज़्यादा इकोनॉमिक्स के ऊपर आऊँगा। जैसे मैंने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह MS इकोनॉमिक्स मैंने IBA से किया हुआ है। मेरा आपने MBA भी फाइनेंस? जी, MBA फाइनेंस भी किया हुआ है। तो बात ये है कि जब मार्केट में दो प्लेयर हैं, ठीक है, इस्लामी बैंक भी कन्वेंशनल बैंक भी हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर सको। ओके। लिहाजा जब एक कस्टमर जो कन्वेंशनल बैंक के पास भी जा रहे हैं, इस्लामी बैंक के पास भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्राइसिंग है, अच्छा प्राइसिंग, ये काइबोर क्या है, प्राइसिंग मैकेनिज्म है, ठीक, कि इस्लामी बैंक एक सामान बेच रहा है, उस पर प्रॉफिट उसको कमाना है, वो प्रॉफिट कितना कमाए, या इसको खुला छोड़ दिया जाए या इसको थोड़ा बाउंड किया जाए। तो स्टेट बैंक भी चाहता है कि भले इस्लामिक बैंक से, लेकिन वो ऐसा ना हो कि कस्टमर की जो परेशान करें, उसके ऊपर जुल्म करें, इसलिए वो जो अपने प्राइसिंग वो काइबोर से लिंक कर रहे होते हैं। अब सवाल ये आता है कि काइबोर को इस्तेमाल करना अपनी प्राइसिंग के लिए, ये जायज़ है या नाजायज़ है? बिल्कुल। तो याद रखिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बुनियाद पर फैसला होता है कि जायज़ है या नाजायज़ है। अगर मैं कोई एक मिसाल के तौर पर ₹1,00,000 कर्ज देता हूँ और उस पर ₹10,000 जो एक इजाफा लेता हूँ, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर्ज का है, इस पर जो इजाफा है ₹10,000 नफ़ा, ये सूद है, ये नाजायज़ है। अच्छा। लेकिन एक मैंने ₹1,00,000 को कोई सामान खरीदा है, उसको ₹10,000 ऊपर रख के बेच रहा हूँ, तो अब है तो 10,000 ही, लेकिन इसको नाजायज़ नहीं कह सकते, इसलिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरा सेल परचेज का था। तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मतलब वो फिक्स अमाउंट में नहीं है कि 15%, 10%? हाँ, अब वो तब्दील होता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि एक चीज़ फिक्स है तो हराम है। हाँ, मतलब ये फिक्स हो गया तो सूद। फिक्स याद है कि फिक्स होना अगर पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो नाजायज़ होगा। मैंने पार्टनरशिप की, मैंने कहा ये ₹1,00,000 अपने कारोबार में लगाओ, सही, और उसके ऊपर जो है मुझे 10,000 देते हैं, 10,000, ये नाजायज़ है। ठीक है। लेकिन मैं अगर रेंट का कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई सेल परचेज का मामला करूँ, वहाँ उस प्राइस का फिक्स होना ज़रूरी है, उस रेंट का फिक्स होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर वो रेंट फिक्स नहीं हो, वो प्राइस फिक्स नहीं हो, तो मामला नाजायज़ हो जाएगा। मतलब घर का अगर रेंट है तो फिक्स होगा। अच्छा, तो इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप ये भी समझाएं कि क्या आप लोग ये जो इस्लामिक बैंकिंग वाले हैं, ये डायरेक्टली लोन नहीं देते, यानी कि अगर किसी को कर्जा चाहिए नहीं मिलता ना? बेहतरीन, ये भी बेहतरीन सवाल है कि मेरे सारे सवाल बेहतरीन कि इस्लामिक बैंक जो है वो कर्ज इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं, बाकी इसके अलावा नहीं दे सकते। अच्छा। इसी वजह से इस्लामिक बैंक के जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप मार्केट में देखेंगे तो सिर्फ एक मीज़ान बैंक की प्रोडक्ट है लब्बैक के नाम से, वहाँ वो इंटरेस्ट फ्री लोन की बुनियाद पर उस प्रोडक्ट को चला रहे हैं कि हज और उम्रे के लिए बस। जी। बाकी इसके अलावा जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेड बेस हैं। कोई सामान खरीदा जा रहा होगा, बेचा जा रहा होगा, कोई रेंट का बिजनेस हो रहा होगा, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस हो रहा होगा। यानी कि अगर मॉर्गेज भी कराते हैं तो उसमें भी ये होता है कि अगर बैंक 80% दे रहा है और सामने वाला जो पार्टनर है खरीदने वाला वो 20% दे रहा है, तो उसको वो उस 80% का किराए की मद में पे करना होगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो यानी कि फिर हम अपना घर और अपनी गाड़ी जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं, वो एक इस्लामी शरई तरीका होगा। शरई तरीके के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स या फिर उलमा कह लें देखे हैं कि उनको भी ये इब्हाम है, वो नहीं कहते इसको ठीक, क्यों? देखिए, इसमें जो बात आज करूँ वो ये कि एक नई चीज़ थी ना, यानी इस्लामी बैंकिंग का आज से 30 साल पहले नाम नहीं सुना था। बिल्कुल। 2001-2 में आई तो चीज़ इवॉल्व हो रही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फ़ौरन समझ में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर राय उन उलमा की, मुफ्तियान किराम की जो इसके अंदर लगे हुए हैं। अच्छा। और उस काम को कर रहे हैं, और उसको उन्होंने करीब, हम उनके तक़वे के ऊपर, उनके नियतों पे शक नहीं कर सकते, उनका दीन का इल्म पूरा है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल इस चीज़ को कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे लोग, बिल्कुल, उन्होंने बहुत लिखा भी है माशाल्लाह, इंटरनेशनली वो उनके पेपर्स भी पढ़े जा रहे होते हैं। और मज़ीद ये कि ये जो इस्लामी बैंकिंग का स्ट्रक्चर है सिर्फ पाकिस्तान के हद तक नहीं है, ये ग्लोबल है। एग्जैक्ट। और अफ्रीका के कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ हम 100% इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। अच्छा। वो कन्वेंशन में उन्होंने जगह ही नहीं दी हुई, और इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह वो डुअल मॉडल पे चल रहे हैं कि ग्रेजुअल कन्वर्जन, जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है कि तो ग्रेजुअली कन्वर्जन चल अगर रही हम है। 2002 से स्टार्ट हुआ तो उस वक्त बड़ा इसका खासा मजाक भी उड़ाया जा रहा था, लेकिन आज 2024 में हम 22 साल बैठे हैं तो पाकिस्तान में जो रेशो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक बैंकिंग में डायरेक्ट लोग जो आने का, वो कितना बड़ा है? ये तकरीबन हम 20% क्रॉस कर गए, 21-22% तक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बैंकिंग पहुंच गई है। और इसमें मैं ऐड करता जाऊँ कि 2022 में जो शरीयत कोर्ट का फैसला आया था अप्रैल के अंदर
आज से ठीक 2 साल पहले, तो उसमें 2027 की डेडलाइन दी हुई है शरीयत कोर्ट ने कि आपने फुल कन्वर्जन करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर स्टेट बैंक काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से आप देखेंगे अगले 2-3 साल में ये कन्वर्जन होगी। सही। एक चीज़ मुझे और आपसे पूछनी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अपना पैसा अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखवाते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो ले रहे होते हैं। तो क्या इस्लामिक बैंकिंग में ये भी जायज़ नहीं है और आप लोग ऐसा नहीं करते हैं? इसके लिए भी कोई तरीकाकार है जिस पे आप लोग चल रहे हैं? देखें, इस्लामी बैंक जैसे भी मैंने कहा था कि जो करंट अकाउंट के अलावा आपके अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, वो सारे के सारे पार्टनरशिप बेस्ड हैं। तो गारंटीड प्रॉफिट तो हम नहीं बता सकते, इसीलिए इस्लामी बैंकिंग आप मार्केटिंग देखें, मतलब वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्लाइंट को बताया जाता है, ये क्लाइंट को बताया जाता है कि इस पर्पस, यानी कि इधर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो प्रॉफिट होगा वो दायरा क्लाइंट भी तो समझना चाहेगा ना कि अगर प्रॉफिट की रेशो कम ज्यादा हो रही है तो वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं। अब रह गई ये बात कि उसके पैसे कहाँ लगाए जाते हैं, तो एनुअल स्टेटमेंट्स मौजूद होते हैं, एनुअल अकाउंट्स पब्लिश होते हैं जिसमें हम टोटल बताते हैं कि हमारे पास डिपॉजिट ये थे, उसमें हमने डिफरेंट सेक्टर्स में कहाँ लगाए, मोड वाइज हम बताते हैं कि हमने मुशारका में कितने लगाए, मुजारमा में कितने लगाए। तो वो पूरी पिक्चर एक कस्टमर के पास सामने होती है कि पैसे उसके कहाँ पर लग रहे हैं। बाकी उसको बहरहाल ये तो एतमाद करना पड़ेगा कि जो उसने इस्लामी बैंक के साथ पैसे लगाए तो वो शरिया डिपार्टमेंट, शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट वो चीज़ें इंश्योर करता है कि पैसे जायज़ जगहों पर ही लगें, नाजायज़ जगहों पर ये ना लगें। और उसकी जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है मंथली, वो भी शरिया डिपार्टमेंट निगरानी करता है कि हर महीने जो प्रॉफिट उसका गिर रहा है वो ठीक होना चाहिए और उसकी कैलकुलेशन ये एक तासुर है मुफ्ती साहब के जो आपके ऑटो फाइनेंसिंग या होम लोन वगैरह, ये दो बड़ी चीज़ें होती हैं। अब तो खैर पाकिस्तान में खासा मुश्किल हो गया क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रेट बहुत बढ़ गया। ये मुश्किल है कन्वेंशनल बैंक से और महंगा है कन्वेंशनल बैंक से, ये एक परसेप्शन है। ये जो परसेप्शन है कि महंगा है, तो इसको मानने में थोड़ा सा मुझे तरद्दुद है। वजह उसकी ये कि एक मार्केट में हम बैठे हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एक महंगी चीज़ दूं और फिर भी कस्टमर से ले ले। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, बल्कि 19-20 तो हर मार्केट में चलता है कि मिसाल का कन्वेंशन में अगर वो 22% पे दे रहा है, ये 22.5 पे होगा, 23 पे होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कोई मेजर डिफरेंस। वैसे काश ऐसा होता ना कि वो लोग जो जिनके पास पैसा है और वो अपने अकाउंट्स में रखवाना चाह रहे हैं और उनको सिर्फ उनको प्रॉफिट चाहिए जो कि एक जायज़ तरीके से हो, तो उससे किसी और ऐसे बंदे की जो कि नीडी भी है उसकी मदद हो जाए और वो जो उसकी किराए की मद में पे कर रहा हो उन पैसों के, वो जनाब इनको एज अ प्रॉफिट मिल जाए और कायबोर का बीच में चक्कर ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है शायद। वो मुमकिन इसलिए है कि उस एक ही मार्केट में ना, नहीं अगर आप ये कहेंगे इस्लामी बैंक मिसाल को 5% पे देना शुरू कर दें, सही, तो आप लेवरेज आप समझते हैं फाइनेंस के ज़माने में फौरन जो है वो सबके अकाउंट बंद हो जाएंगे सारे इस्लामिक की तरफ। और दूसरी तरफ अगर इस्लामी बैंक है कि नहीं हम इस्लामी हैं, अच्छा दूसरा एस्पेक्ट आप ये भी गौर करें कि इस्लामी बैंक यहाँ से कमाएगा तो अपने डिपॉजिटर को देगा। एग्जैक्टली। अगर वो कमाएगा कम तो देगा भी कम, तो फिर वो वहाँ से रोना शुरू हो जाएगा कि जो है इस्लामी बैंक इतना भी नहीं दे रहे जितना एचबीएल कमा के दे रहा है। तो वो जब लेने में है तो वहाँ से जाएंगे बैंक इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, और जब देना है यानी कि प्रॉफिट लेना तो फिर वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जो आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें 2027 तक ये अगर वाकई चेंज हो जाती हैं तो क्या हम समझते हैं कि ये जो रेट्स चीज़ें ये भी फिर बेहतर हो जाएंगी? अब तो हम कन्वेंशनल बैंकिंग के बहरहाल शिकंजे में तो ज़रूर है। जी जी हाँ, इंशाल्लाह यानी इसका फ़र्क तो पड़ेगा कि जब यानी 100% हम कन्वर्जन की तरफ जाएंगे। जहाँ तक मामला यानी प्राइसिंग का है, जैसे रेट्स क्या है, प्राइसिंग है, प्राइसिंग जो है ये आपके स्टेट बैंक की तरफ से हो रही होती है। सही। और स्टेट बैंक जो अपनी इकोनॉमी को देखते हुए इस बात का फैसला कर रहा होता है कि जो है इस रेट को बढ़ाना या कम करना है, तो वहाँ शायद उतना फ़र्क ना पड़े, इसलिए कि इट इज़ कंट्रोल्ड कि जो रेट्स हैं, प्राइसिंग है फाइनेंशियल मार्केट्स की, वो कंट्रोल्ड है। सही है। चलिए मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश तो की है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क जानने की, लेकिन आप रमज़ान मुबारक है, कोशिश तो ये करें कि अपना जो भी मुनाफा है वो हलाल तरीके से कमाया जाए, तो उसके लिए रास्ते मौजूद हैं पाकिस्तान। बिल्कुल मुफ्ती साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। अब नाज़रीन एक और अहम मसला जिस पर हमने बात करनी है, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ आबादी में तेज़ी से इजाफे को कंट्रोल नहीं किया जा सका है। बढ़ती हुई आबादी कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ मुल्की वसाइल को भी हड़प कर रही है। मुस्तकबिल में इसके असरात कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, इस पर हमने बात करी। इस वक्त हम बात करेंगे खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मुशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। 1.5 करोड़ घर
10 करोड़ 40 लाख नौकरियां, 60,000 के करीब स्कूल्स, और ये सब हमें सिर्फ 6 साल के अंदर दरकार है। खुरम साहब, इस वक्त हम जिस सूरत हाल में खड़े हैं, आपको लगता है हुकूमत के इस अहम तरीन इशू की जानिब तवज्जो भी है? हमारी हुकूमत का अंदाज़ा है कि वसाइल के मसाइल किस हद तक संगीन हो चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये बेसिक आपके सोशल इंडिकेटर्स हैं जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। क्लीन वाटर है उसके अंदर, स्टंटिंग के इशूज़ हैं। हमारी जो नस्ल है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि उसको जितनी खुराक चाहिए, जिस जिस हद तक जो है हेल्दी खुराक चाहिए वो नहीं मिल रही, और जो माएँ हैं उनको सही खुराक नहीं मिल रही, वो अपनी जनरेशन को कैसे डेवलप करेंगी। तो ये तो बेसिक इश्यूज है और इस पर तो ध्यान सबसे पहले होना चाहिए, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और प्रोविंशियल एम्बेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हेल्थ और एजुकेशन मेन है। तो मेरे ख्याल में ये तो प्रायोरिटी होनी ही चाहिए गवर्नमेंट की। अदरवाइज एक आम आदमी, उसके बच्चे, उसकी फैमिली जो है उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में और इंटरनेशनली ग्लोबली भी। तो मेरे ख्याल में ये प्रायोरिटी है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन अभी शायद पहले IMF प्रोग्राम में गवर्नमेंट जा रही है और जो है कंट्री को एक बड़ा प्रोग्राम चाहिए, लेकिन उसके फौरन बाद मेरे ख्याल अच्छा, में इसमें ये डेवलपमेंट साइड को देखना चाहिए, खुरम और साहब, खास तौर पर प्रोविंसेस को। ठीक है, अगर हुकूमत इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आज से इकदाम उठाना शुरू करे तो वो क्या इकदाम होने चाहिए? किस तरह हुकूमत को प्लान करना चाहिए? मौजूदा हालात को देखते हुए लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? जी जी बिल्कुल, प्लान हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है। आपकी आपकी विल होनी चाहिए। आपको जो है ये कॉन्शियस आप इस चीज़ पे हों कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारी सोसाइटी लैग कर रही है, हमारे बच्चे, हमारे जो जो पूरी नस्ल है उसका क्या प्रॉब्लम है। आप देखिए 26 मिलियन बच्चा, 2 करोड़ 62 लाख बच्चा, बल्कि से ज़्यादा ही अब होगा, जो कि स्कूल से बाहर है। और ये प्राइमरी में बात कर रहा हूँ, बच्चों की जो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के जो बच्चे हैं, ये सारे स्कूल से बाहर हैं। और जो स्कूल के अंदर हैं बच्चे, 25 मिलियन बच्चे हैं या 30 मिलियन बच्चे जो स्कूल के अंदर हैं, उनको भी वो एजुकेशन नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए, जो उन्हें एक बहुत कॉम्पिटेंट जो है वो इंसान बनाए, पूरी दुनिया में हम कम्पीट कर सकें, वो उनको भी नहीं मिल रही। और आप देखें ना, 70% से ज़्यादा बच्चा वो है जो मैथ्स और साइंस में फेल होता है। मेरे ख्याल में कोई सेकेंडरी का बच्चा भी अगर आप ले लें, और वो अपना नाम सही से लिख नहीं सकता। तो ये देखिए, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप एजुकेशन को जो है इमरजेंसी हमें जो है वो अनाउंस करनी चाहिए एजुकेशन की। और साथ साथ हेल्थ का भी बड़ा मसला है। हेल्थ केयर आप देखें उसकी क्या हालत है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख लें या जो हेल्थ केयर प्रोविजन ओवरऑल है वो देख लें, और इंश्योरेंस का सिस्टम हमारे यहाँ देखें, हेल्थ इंश्योरेंस का। ये सारा मुझे लगता है पूरा जो इकोसिस्टम है इसे बेहतर करना पड़ेगा, और ये प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। यही आपकी प्रायोरिटीज हैं, 3-4 चीज़ें प्रायोरिटीज हैं, जिससे सोशल इंडिकेटर जो इस वक्त दुनिया में सबसे खराब है हमारे, वो ठीक हो सकते हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है, फूड क्वालिटी है, वाटर है, एनवायरनमेंट के इतने बड़े इशूज हैं हमारे यहाँ। ये सारी चीज़ें जो है प्रायोरिटी होती है, और ये प्लान कर सकती है गवर्नमेंट। सही। अच्छा खुरम साहब, ये सारी चीज़ें हम मसाइल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम हमेशा से आबादी में इजाफे को एक मसले के तौर पर देखते हैं। लेकिन चीन और भारत की मिसाल हमारे सामने, उन्होंने दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादियाँ होने के बावजूद 2 दहाइयों के दौरान मिसाली तरक्की की है। उन्होंने ऐसे कौन से इकदाम किए कि वो आज यहाँ तक पहुँच पाए? जो बड़े उनके जो है ना वो इकदाम हैं, और एक सबसे बड़ा जो इकदाम है वो ये है, या ये कहने की कंसेंसस है उनका, वो ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और कंटिन्यूटी होती है, कोई भी आए जो है इक़्तिदार में मैंडेट लेकर आए, उसे कंटिन्यू जो है होना चाहिए, और वो एक सर्टन जितना उसका टेनर है उसके लिए वो कंटिन्यू हो। और दूसरी जो बड़ी चीज़ उन्होंने की वो गवर्नेंस पे बहुत काम किया, और अभी भी कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या काम है, प्राइवेट सेक्टर का क्या काम है। गवर्नमेंट का काम है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, पॉलिसी प्रोवाइड करना, और जो है बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना। बाकी सारा जो है प्राइवेट सेक्टर का काम है, और मार्केट्स को जो है वो ओपन रखना, मार्केट्स को कम्पिटिटिव रखना, ताकि हर चीज़ डिमांड सप्लाई पर हो, कोई चीज़ मैनिपुलेट उस तरह से ना हो पाए, और कोई भी प्रॉफिटेरिंग ना कर पाए बहुत ज़्यादा। और गवर्नेंस का जो मेन मॉडल है वो मेरे ख्याल में फॉलो किया गया है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल विल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई काम करना है तो वो करना है। ये नहीं है कि वो जो है किसी एक, अगर कोलिशन है तो एक कहेगा तो दूसरा कहेगा तो उसे आप नहीं करेंगे। तो जो काम करना है वो करना है, जो मुल्क के लिए बेहतर है वो करना है। तो मेरे ख्याल में 3-4 ही चीज़ें हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, गवर्नेंस है, पॉलिटिकल विल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं
और कंटिन्यूस जो है डेवलपमेंट है, कंटिन्यूस एवोल्यूशन है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। तो मेरे ख्याल में ये सब करते रहेंगे और एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्च किया और पॉपुलेशन पे ऐसा ऐसा कंट्रोल भी बहुत किया। तो ये बड़े कंट्रीज ने किया, तो बड़ी हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है चीज़ों को ठीक करना, लेकिन ये कि पॉलिटिकल विल हो और एक अच्छी लेकिन power अब खुरम साहब, ऐसे हालात में जब हम आईएमएफ के साथ लॉन्ग टर्म प्लान का सोच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं, आबादी के बढ़ते तनासुब के एतबार से हमारी प्लानिंग दुरुस्त है आपकी नज़र में? मैंने यही कहा ना कि दुरुस्त नहीं है, तभी तो मैंने ये कहा कि ये सारे काम करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, गवर्नेंस का मॉडल ठीक करना पड़ेगा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना पड़ेगा, जो हमारे पास प्रोविंसेस लेवल पे आ गया, प्रोविंशियल लेवल पे, बट प्रोविंशियल लेवल से लोकल लेवल पे नहीं गया। जो असल बुनियाद है, रूट है बेसिकली डेमोक्रेसी की, सही जो उसकी डॉक्ट्रिन है, उसकी फिलॉसफी है, वो यही है कि लोकलाइज जो है हर चीज़ हो, हर चीज़ डिवोल्यूशन के साथ हो, जो है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, टैक्स जो है खुद इकट्ठा करे, शहर अपने जिले अपने टैक्स खुद इकट्ठा करें, खुद जो है उसको खर्च करें, खुद प्लान करें, खुद डेवलप करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फेडरल के पास बहुत कुछ है, फेडरल और टैक्सेस से सूबों को दे देता है, तो क्यों ना सूबे जो है वो कर्जे भी खुद अपने रेस करें और खुद ही जो है अपने टैक्सेस रेस करें, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर संभालें। खुरम साहब, लेकिन अगर हम ये बात करें कि 2040 यानी 16 साल तक हमने 10 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करनी है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का किरदार सबसे अहम होने जा रहा है। लेकिन क्या इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टर का हमारी हुकूमत पर एतमाद बहाल होता नज़र आ रहा है? देखिए, अभी से तो चीज़ें जो है इन्वेस्टर्स के तासुरात अच्छे आना शुरू हुए हैं थोड़े, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर से एक कॉम्पिटेंट जो है, अगर किसी इंडिविजुअल को आप लाते हैं और उसके साथ एक टीम भी बिल्ड करते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम ये नहीं है, इसके साथ टीम बिल्ड होनी चाहिए और डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं सबके जो है ना, वो जो इंडिविजुअल्स हैं प्रोफेशनल्स होने चाहिए, जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिनको ये पता हो कि काम कैसे होता है और किस तरह आगे लेके जाया जाए। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, इनको एम्पावर करने की जरूरत है, इनको काम करने दें, इनकी ऑब्जेक्टिविटी, इनकी जजमेंट, इनकी जो अप्रोच है, इस पर हम जो है ट्रस्ट करें, इसको हम आगे लेके चलें, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गलतियाँ भी होंगी, लेकिन ये कि ऐसे ऐसे हम चीज़ों को संभाल सकेंगे और चीज़ें बेहतर हो सकेंगी और इन्वेस्टर डेफिनेटली फिर आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर ये देखता है कि लोग कौन है, कितना कंसिस्टेंट है, पॉलिसी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, टैक्सेस कितने कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं, और कितना रूम मिल रहा है जो है इन्वेस्ट करने का, ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो दिया जा रहा है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहेगी, डायरेक्शन है, क्लैरिटी है, ये सब कुछ होगा तो इन्वेस्टर बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा इन्वेस्टर हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता है और देखता है एनवायरनमेंट कितना है। अच्छा खुरम साहब, यौमिया 15,500 बच्चों की पैदाइश हो रही है पाकिस्तान में। अगर हम वसाइल पैदा नहीं कर सकते तो आबादी कंट्रोल करना आखिरी ऑप्शन रह जाता है। इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास? क्या ऐसे हालात में जब सियासी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत इतनी मजबूत नहीं है, क्या एक इत्तेहादी हुकूमत सख्त फैसले करने के काबिल होगी? देखिए, हुकूमत तो मुझे मजबूत नहीं लगती, कोalition गवर्नमेंट है, इतना आसान नहीं होता कोalition में काम करना और बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे ऐसे पेन पॉइंट्स, ऐसे पेन लेने की जरूरत होती है, ऐसे डिसीजन लेने की जरूरत होती है जिससे जो है कोalition में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करना, लेकिन आबादी कंट्रोल करने का आपको याद है आज से 15-20 साल पहले भी एक कैंपेन चलती थी और उसमें इफेक्टिव भी हुई है कैंपेन और बहुत होलिस्टिक कैंपेन होती थी। हर तरह से बताया जाता था कि जो है कितना इंपॉर्टेंट है एक फैमिली प्लानिंग और किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए, ये अवेयरनेस कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। चाइना ने किया है, इंडिया को एक्सटेंड किया है, बांग्लादेश ने किया है, आज हमारी। ठीक है खुरम शहजाद साहब, बहुत का अब ये देखना है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम करती है। पूरी दुनिया में हमने देखा आबादियाँ बढ़ती हैं, लेकिन आबादियाँ ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना वसाइल होते हैं अगर उनको सही तरह से लगाया जाए। हमें यहाँ पर एक ब्रेक की जाने बढ़ना। के जायके, मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश और मेरे साथ मौजूद है शेफ़ मायदा और आज भी हम आपको बड़े मज़े की रेसिपीज़ बताने वाले हैं और दोनों जो रेसिपीज़ हैं वो मेरी फेवरेट है। गो के तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए, उससे वज़न बढ़ता है, लेकिन क्या करें रमज़ान में दिल भी तो चाहता है ना इफ्तार में कि सब कुछ होना चाहिए। तो मायदा, इससे पहले कि मैं बताऊं, आप बता दें क्या क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं डायनामाइट चिकन, ठीक है, और उसके साथ हम बना रहे हैं चिकन स्प्रिंग रोल्स। ठीक है, डायनामाइट चिकन सबको आती ही होगी, लेकिन क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, ठीक है, जो कमर्शियली हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वो रेसिपी है। और चिकन स्प्रिंग रोल जो है वो मेरे फेवरेट है, वो कोई बेकरी स्टाइल नहीं है, सभी के फेवरेट है। वो कोई बेकरी स्टाइल नहीं है, वो कोई ऐसी रेसिपी नहीं है, वो एक 4 स्टार
होटल की रेसिपी है, चाइनीज़ किचन की, कि जहाँ पर मैंने काम किया था वहाँ से मैंने रेसिपी सीखी थी, तो आज हम वो बनाएंगे। जबरदस्त। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं डायनामाइट चिकन से। सही है, ठीक है जी। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, चार्ट सामने शो हो जाएगा, बताती भी जाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत इजी रेसिपी है। ये हमने लहसुन अदरक के अंदर चिकन को पहले से मैरिनेट करके रख दिया है। ठीक है, 300 से 400 ग्राम चिकन है। सही है, इसमें हम मैदा हम साथ साथ करते भी जाएंगे। ठीक है, ये मैदा है। ठीक है, हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दिया। ठीक है, इसके साथ हम लेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और वाइट पेपर। ठीक है, हम ये लेंगे। और बाकी सॉस के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो मायोनीज है, स्वीट चिली सॉस है, सराचा सॉस है एंड चिली गार्लिक सॉस है। इसमें हम ये बनाएंगे सॉसेस। यस, तो हम इसके साथ बनाएंगे। अच्छा, मुझे बात बताइए, ये सॉसेस होममेड है या फिर ये बाय करनी पड़ेंगी? ये आप होममेड भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत प्रोसेस होता है, तो ये आप खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। इनके सॉसेस के नाम दोबारा बता दो। अच्छा, ये जो है इसमें चिली गार्लिक सॉस हम यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें सराचा सॉस यूज़ कर रहे हैं और हम इसमें स्वीट चिली सॉस यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये लिख लीजिए आप ये तीनों सॉसेस के नाम, ताकि मार्केट से आपको बाय करने में आसानी हो। अब बताएं मिक्स क्या क्या करना है। अच्छा, हमने जो है वो इसके अंदर फ्लावर के अंदर हमने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। इसमें हम चिकन की कोटिंग करेंगे जब, तो हम इसके लिए करेंगे हम जो है सॉल्ट, हाफ टी स्पून हम सॉल्ट इसमें डालेंगे। ये बटर मिल्क है हमारे पास, हम चिकन में इसको मैरिनेट करेंगे बटर मिल्क के अंदर। ठीक है, हमने इसमें हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट डाला। ठीक है, ये हमारे पास वाइट पेपर है, हाफ टी स्पून हमने इसमें डाला है, हाफ टी स्पून हमने इसमें डाला है। ठीक है, ये हमारे पास गार्लिक पाउडर है। ठीक है, इसमें हम पेस्ट यूज़ नहीं कर रहे, हम इसमें पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसमें डाला। पेस्ट आपने चिकन में डाल दिया ना? हमने इसमें चिकन में डाल दिया, क्योंकि हमने इसमें सीजनिंग, हमें क्रम्बिंग के अंदर सीजनिंग चाहिए। ठीक है, वरना वो बहुत ब्लेंड हो जाएगी। ये हमारे पास जिंजर पाउडर है, हमने हाफ टी स्पून इसमें डाला है, हाफ टी स्पून हमने इसमें यूज़ किया। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ टी स्पून इधर गया, मतलब आधी क्वांटिटी इधर जाएगी और आधी क्वांटिटी इसमें जाएगी। ये हमारी मैरिनेशन है, ये हमारी कोटिंग है। ठीक है, हमने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, इसको हम साइड पे रख देंगे, इसको हम कोटिंग बाद में करेंगे। इसको हमने मिक्स करके, हम इसको एक अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ये सारी चिकन को मैरिनेट कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, हमने चिकन को इसके अंदर मैरिनेट कर दिया। ज़बरदस्त। अब हम इसको थोड़ी देर यहीं पे छोड़ेंगे। अच्छा, ये मैरिनेट करने के बाद अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो समझेंगे बेहतरीन फ्लेवर है इसका। सही। ठीक है, और अभी क्योंकि हमें जल्दी है तो फिर भी हमारे पास थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम है, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इसको हम लास्ट में क्रम्बिंग करके करेंगे। अभी हम जो है वो इसका सॉस बना रहे हैं डायनामाइट चिकन के लिए। सही है, जिसके लिए हमने ये चिली गार्लिक सॉस लिया। ठीक है, ये तकरीबन हमने मायोनीज के अंदर हम चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रहे हैं। ये स्वीट एंड सार सॉस होती है। ज़बरदस्त। उसके बाद इसमें हमने अच्छा, जो मेरे है लिए बिल्कुल ये ना, मैंने खाया है बना हुआ, रेसिपी कभी ट्राई नहीं की है, तो ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये इसलिए मैं आज ना बस मायदा को देख रही हूँ क्या क्या कर रही है। ये हमने इसमें स्वीट चिली सॉस यूज़ किया, हमने इसमें सराचा सॉस ऐड किया। अच्छा, सराचा सॉस जो है ये ऑप्शनल है। अच्छा, वैसे ये सराचा सॉस जो है ये कहाँ का ओरिजिन है, मतलब किन की है ये वैसे तो यूएस की है। ठीक है, क्योंकि और ज़्यादातर जो खाई जाती है कोरिया के अंदर ये यूज़ होती है, क्योंकि वो लोग बहुत स्पाइसी चीज़ें खाते हैं कोरियन। ठीक है, तो सराचा सॉस जो है वो कोरियन ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो किसी भी रेसिपी में आप ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो वो आप ऊपर से भी डाल के, हम थोड़ा सा इसको, आई थिंक ये थोड़ा सा बॉल हमें छोटा पड़ गया। ये इसमें हमारी चिकन थी, हम इसको दूसरे बॉल में यहाँ से, हम एक बॉल यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर सकें। और इसमें चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसमें कोट करेंगे चिकन को। ज़बरदस्त, तो बड़ी मज़े की सॉस बन गई है। बहुत मज़े की सॉस होती है, स्वीट एंड सार। आप ऐसे इसको प्रॉन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये प्रॉन में रेसिपी ऑथेंटिक जो है वो प्रॉन्स के अंदर होती है, हम इसको चिकन के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सॉस रेडी हो गया, चिकन मैरिनेट हो गई, ये हमारा क्रम्बिंग के लिए रेडी हो गया। अब हम जाते हैं अपने चिकन स्प्रिंग रोल्स की तरफ। जब तक ये मैरिनेशन हो रही है तब तक हम उधर वो बना लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये रेसिपी मैंने जैसे कि बताया एक 4 स्टार होटल की रेसिपी है। सही है, मैंने वहाँ पर काम किया है काफ़ी अर्सा, और जब मैंने, यकीन करें सारे, जब मैंने ये ट्राई किया था, खाया था, उसके बाद मुझे कोई दूसरा स्प्रिंग रोल नहीं पसंद आता। ये इतनी इजी रेसिपी है और बहुत ही लाइट होती है, हैवी नहीं होता। हमने ये बॉइल्ड चिकन ली है। ठीक है, इसको श्रेड किया है।
ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हमने कैबेज को और कैप्सिकम को ब्लांच किया है। ब्लांच इन द सेंस कि आपने जो है वो बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको सिर्फ कैबेज को 1 मिनट आपने बॉईल किया है, ठीक है, और कैरेट को आपने 2 मिनट्स बॉईल करके इसको निकाल लिया है। अब इसको इसलिए सौते नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पानी छोड़ देगा अपना, फिर रोल हमारे ख़राब हो जाएगी। हम इसमें कैप्सिकम हम इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस रोल को फ्रीज करेंगे तो आप इसमें कैप्सिकम नहीं ऐड करेंगे। ज़बरदस्त। ओके, ठीक है, हमने ये डाला। अब हम इसके अंदर जो डाल रहे हैं वो है सोया सॉस। ओके, ठीक है, 3 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। सही। हम इसके अंदर चिली चिली सॉस सॉस ऐड करेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसमें चिली सॉस ऐड किया। हम इसमें विनेगर यानी सिरका ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हमने ये ऐड किया। देन हम इसकी सीजनिंग को बना लेते हैं। सीजनिंग में वही चीज़ जाएगी, गार्लिक पाउडर। ठीक है, हम इसमें पेस्ट नहीं डालेंगे क्योंकि वो पानी छोड़ देगा। सही है, हमने वाइट पेपर ऐड किया, इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड नहीं कर रहे हैं। और हमने इसके अंदर जिंजर पाउडर यूज़ किया है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ किया। और लास्ट में हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने इसमें थोड़ा कम सॉल्ट डालने जो कम लग रहा है। अच्छा, ओके, बस 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 बस। हाँ। हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। बहुत मज़े का लग रहा है मुझे ये मटेरियल। ये बहुत ही मज़े का होता है ये जो इसकी वो फिलिंग है ना, और बहुत ही लाइट वेट होती है इसकी सारी फिलिंग जो होती है। जितने लोग इस वक्त हम लोगों को यकीनी तौर पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो वही आपने इंतज़ार नहीं करना, फौरी तौर पर आप भी अपने किचन में जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये वो वेजिटेबल्स हैं जो आमतौर पर घरों में फ्रिज में मौजूद होती हैं, और ये सॉसेस भी मौजूद होती हैं क्योंकि हम सूप पीते रहते हैं। अब ये भी सर्दियाँ गुजरी हैं तो ये सॉसेस भी अवेलेबल होंगी। बाकी सब कुछ किचन में इजीली पड़ा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए मायदा, इसमें हम अगर पाउडर ना यूज़ करें और गार्लिक और जिंजर की पेस्ट यूज़ कर लें? पानी छोड़ देता है। हमने इसमें सारी चीज़ें इसलिए पाउडर यूज़ की हैं क्योंकि एक तो उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और वो पानी छोड़ देता है कि अगर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे वो पानी छोड़ देगा। हमने चिकन को जो बॉईल किया है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ बॉईल किया ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ओके, ठीक है, तो हमने उसको श्रेड किया था। अब हम जो है इसके रोल की ये हम बनाते हैं रोल। ठीक है, अच्छा, इसका मैं थोड़ी सी आपको टेक्निक बता दूं रोल बनाने की। हम नॉर्मली घर के अंदर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इधर भी लई लगानी है, इधर भी लगानी है, इधर भी लगानी है, और उसमें ऑयल भी चला जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेते हैं। हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने चिकन ये अपनी वेजीज़ की फिलिंग ऐड की, इधर सेंटर में हमने इधर फिलिंग ऐड की। हम इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे। सही। ठीक है, यहाँ से हम इसको अब देखें इधर कहीं भी ऑयल जाने का चांस ही नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स आप फिर से बता दें ताकि हम चार्ट भी दिखा देंगे, जो लोग नहीं देख सके वो इजीली देख के फिर इसको बना लेंगे। ठीक है, हमने बॉइल्ड, मैं इसको ऑन कर दूं? बिल्कुल, आप इसको ऑन कर दीजिए। हमने बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन लिया। ठीक है, अच्छा, चिकन स्क्रीन को पे आप देख सकते हैं चार्ट भी इस वक्त नज़र आ रहा है और चार्ट पे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। माहिदा, मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें बॉइल्ड चिकन है और इसमें कैबेज है, इसमें कैरेट है और कैप्सिकम है, और इन सभी को आपने हल्का हल्का बॉईल किया है। उसके बाद आपने इसको मतलब बिल्कुल फ्राई नहीं किया, सौते नहीं किया, ऐसे ही रख लिया है। उसके बाद इसके जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें वाइट पेपर है यानी कि सफ़ेद का जो मिर्च होती है वो, सॉल्ट है, सोया सॉस है, विनेगर है, हॉट चिली सॉस है, गार्लिक पाउडर है, अनियन पाउडर है और जिंजर पाउडर है। कुछ भी हमने वैसे फ्राई करके नहीं डालना, पेस्ट बना के नहीं डालनी, सब कुछ पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो इससे ये होगा कि पानी नहीं छोड़ेगा, ये खुलेगा नहीं, पानी नहीं छोड़ेगा, और ये ज़्यादा अरसे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रोज़न कर सकते हैं। इसमें बस आपने कैप्सिकम नहीं डालनी, अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं तो कैप्सिकम से आपके रोल्स के अंदर स्मेल हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, हमने फ्लेम ऑन कर दिया इसका? जी, मैंने हल्का थोड़ा सा किया। तेज़ कर देते हैं इसको ताकि हमारे रोल बस रेडी हैं। सही है, ओके जी। ये बहुत इजी रेसिपी बहुत है ये, और हम लोगों को लगता है कि कौन इस झंझट में पड़े, तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। बस आप जाहिर इसमें अनियन पाउडर जा रहा है तो फिर तो मेरा नहीं प्रॉब्लम होगा। कोई चीज़ ख़राब नहीं करेगी इस चीज़ को, सिर्फ आपका कैप्सिकम जो मैंने बताया वो आप नहीं डालेंगे, उसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप इसको महीने तक भी स्टोर करेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, एज इट इज़ इसमें फ्लेवर रहेगा इस चीज़ का। ज़बरदस्त, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है आपकी रेसिपी और वाकई कुछ डिफरेंट है, वरना हम आमतौर पर देखते हैं कि इसमें ना बस
हल्की फुल्की सी हमें ज्यादा तो ये नजर आ रहा होता है इसमें बंद गोभी जो होती है ना, नजर आ रही होती वो है, अंडे कॉलीफ्लावर होते ज्यादा हैं, नजर आ रहा ऐसे होता है है। और बाकी चीजें कम होती हैं। तो ये घर में बच्चों को बना के दें, बजाय इसके कि बेकरी से आप खरीदें, पैसे भी दें और पता नहीं किस ऑयल में फ्राई हुई होगी, पता नहीं कब की फ्रीज हुई होगी। तो आप इसे घर में इजीली बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए मायदा ने झटपट 4 रोल तैयार भी कर लिए हैं। और सैरिश ये इतनी ज़्यादा लाइट वेट रेसिपी है ना, आप इसको खाएंगे आपको हैवी, जैसे रोल खाने के बाद बाज़ार के आपको एक हैवी फील होता है ना, एक के बाद आप दूसरा रोल नहीं खा सकते हैं। ये आप एक दफ़ा जब ट्राई करेंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे, यकीन करेंगे। मैंने क्योंकि जब ये खाया था ना तो मैं उसके बाद कोई दूसरी रेसिपी फ़ैन हो गई थी, और फिर क्योंकि बनाया भी स्प्रिंग रोल्स बहुत मज़े के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने आज घर में बने हुए स्प्रिंग रोल्स देखे तो यकीनी तौर पर इनकी बात ही कुछ और होगी। अच्छा, सामने मैं तिल देख रही हूँ, ये किस में यूज़ होंगे? तिल हम डायनामाइट चिकन के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे गार्निशिंग के अंदर। ओके, डायनामाइट चिकन में हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम उसकी कोटिंग क्रम्बिंग कर देते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा देखती हूँ, आई थिंक सो ऑयल अब गर्म हो गया होगा, मैं डाल दूँ उसको? ये हम चेक करते हैं थोड़ा सा इसको डाल के ना, चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है। नहीं, अभी नहीं हुआ। ये ऑयल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है डिप करके चेक किया कि अगर आप ये भी ठंडा है, अभी ठंडा है, हम थोड़ा इसको तेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ डायनामाइट चिकन में इतना ज़्यादा ये बहुत थिन इसका मटेरियल है, ये कैसे? नहीं, हम इसको इसमें से चिकन को इसमें से निकाल के हम क्रम्बिंग करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। हमें इसके लिए चलें जी, ये वो रेसिपीज़ असल में ना हम लोग ना घर में बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, और इस तरह की जब रेसिपीज़ के नाम सुनते हैं ना, लगता पता नहीं शायद भी स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स में मिलती होंगी, पता नहीं कौन से हाई फाई शेफ़ होते होंगे जो बनाते होंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ घर में रेडी हो सकता है और बहुत आसान होता है। सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है कि आप रेसिपी कहीं से देख लें या सुन लें या कोई आपको बता दे, ट्राई तो करें। एक बार अच्छा नहीं बनेगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा बन जाएगा। तो ये सिर्फ आपकी ना विल होती है, और कहते हैं खाना अगर दिल से बनाया जाए तो उसमें जायका हो ही नहीं सकता कि ना हो। अच्छा, तो बड़े मज़े का खाना बनता है। ये बात है कि रेस्टोरेंट में ज़्यादा झटपट रेसिपीज़ बनती हैं, जो हमारे घरों में बनती हैं ना इतना टाइम दे के रेसिपीज़, तो ये इंग्रेडिएंट तो हमारे घरों में एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भुनाइयाँ बहुत होती हैं, ठीक है। उससे ग़ज़ाइयत एग्जैक्टली उसमें इतना टाइम लगता है। रेस्टोरेंट में इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम लगाया जाए, तो उधर ज़्यादा झटपट रेसिपीज़ होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर हम लोगों का मकसद ही होता है स्पेशली रमज़ान में बोल के जायके का, कि वो ख़वातीन जो घरों में मौजूद होती हैं जिनको टाइम नहीं मिलता कि वो रेस्टोरेंट्स पे स्पेशली जाएं या फिर किसी से रेसिपी पूछें, किचन में काम करते करते टीवी ऑन करके अगर वो हमें सुन भी रही होंगी तो उनको रेसिपी का पता चल जाएगा, और यकीनी तौर पर जिन्हें शौक़ हो वो ज़रूर ट्राई करते हैं। तो अच्छा, मैं देख रही हूँ मायदा को, मायदा ज़बरदस्त किस्म की इसमें ना क्रम्बिंग हम बना रहे हैं, फ्लावर है फ्लावर उसकी है कर और रही है सीजनिंग कोटिंग है। अच्छा, ये देखेंगे ये क्रम्ब बना, हमने इसी मिल्क के अंदर इसको दोबारा डिप किया, ठीक है। हमने इसको डाला, अब आप इसकी क्रम्बिंग चेक करिएगा, ये बिल्कुल जिंगर वाली क्रम्बिंग इसकी बच जाएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। और मैं देख के ही बता सकती हूँ बहुत मज़े का होगा। ये देखें, ये जिंगर जैसी क्रम्बिंग हो गई है। हम इसको सबको कर लेंगे जब तक हमारा ऑयल, आई थिंक अभी तक थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक हम इसको और चिकन को निकाल लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये डायनामाइट चिकन का। हाँ, डायनामाइट चिकन थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ा सा एफर्ट लेता है ये। हाँ, क्योंकि कि पहले डालो, फिर उसमें उसको कोटिंग करो, फिर वापस उसमें डालो, डिप और करो फिर दोबारा सॉस के अंदर। लेकिन ये आप रेस्टोरेंट में जाके बहुत शौक से एज एपिटाइज़र खाते हैं, ठीक है। और बहुत ही एक्सपेंसिव रेसिपी ये मेन्यू के अंदर ये चीज़ होती है, तो आप घर में बना लें, थोड़ा सा एफर्ट तो लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। मुझे बताएं, पहले आप डायनामाइट फ्राई करेंगी या पहले हम रोल्स फ्राई करेंगे, ठीक है, फिर हम डायनामाइट फ्राई करेंगे। आई थिंक सो ये इसका ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। हाँ जी, हो गया है, परफेक्ट। एक साथ ही डाल देते हैं, एक साथ ही डाल दीजिए इसको, सारे रोल्स को। चले जी, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मायदा आप छोटे से टिप देंगे, जो हम लोग इसकी ये होती है ना स्ट्रिप्स, जिनमें इसको रोल को बंद करते हैं, ये भी हम लोग बाजार से खरीदते हैं। घर में बनाना आसान होगा? घर में बनाना बहुत आसान होता है। ये मैदे से बनती हैं, ठीक है। आपने मैदे के अंदर इसका गूंदने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसको बहुत आपको फाइन तरीके से टाइम लगा के इसको गूंदना पड़ता है, और जब पकाना होता है तो उल्टा तवा जो होता है, ठीक है, उल्टा तवा जो हमारे घरों में होता है, उसमें बहुत ही बारीक तरीके से हाथ से इसको पूरा बड़ा किया जाता है, और बहुत बारीक लेयर इसके एक के ऊपर एक ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं इसके।
तो अगर आप घर पे बनाना चाहें तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल तरीके से इसको करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बन सकती है इजीली। वो भी हम अगर हमें हुआ तो फिर हम यहाँ पे वो भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, अभी ये हम लोगों के रोल जो हैं ये ऑलमोस्ट अभी फ्राई होते ही डन हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ हमें ये डायनामाइट चिकन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और आप रमज़ान में क्या तैयारी करती हैं अपने घर में? भाई हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं, फ्रूट चाट होती है, चना चाट होती है। दही बड़े कौन से वाले? फीके वाले। अच्छा, मीठे नहीं, मतलब फीके बोलती मैं तो आई मीन नमकीन वाले। नमकीन वाले। अच्छा, और हमारे जो बनते हैं वो बड़ा वो मज़े की और बड़ी इजी और क्विक सी रेसिपी है। हम ये करते हैं कि दही में मिंट, धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और एक छोटा सा टुकड़ा लहसुन का डाल के उसको दही को बना लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम जो उसके बड़े बनाते हैं उसमें चुटकी एक मीठा सोडा, सही, बेसन के अंदर ज़रा सा नमक और ज़ीरा, और उसको हम छोटी छोटी उसकी बूंदियाँ जो बनती है ना वो बना के ऐसे ही है, फिर उसको मेरे घर में भी ऑयल ऐसे से ही बनता निकालते है। हैं। उसके बाद उनको पानी में डिप कर देते हैं। सही सही। अब वो उसके बाद पानी से निकालते हैं और उसको डाल देते हैं दही में, और उसके ऊपर से हम स्प्रिंकल करते हैं उस पर कुटी मिर्च और इमली की सॉस। नाइस नाइस, हमारे घर में भी इसी तरह और का बनता है। बहुत मज़े के दही जो है ना बड़े वो बनते दही हैं। बड़े बनते हैं, लेकिन मीठे मैंने नहीं, मुझे इतने पसंद नहीं है मीठे। नहीं मीठे मुझे भी इतने नहीं पसंद। वो कराची में खाए जाते हैं, आप और मैं दोनों हम थोड़ा पंजाब से दोनों ताल्लुक है, पंजाब वहाँ से पर दही भल्ले होते हैं, नमकीन नहीं होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़े मज़े के रोल्स जो हैं ये गोल्डन कलर्स के फ्राई हो गए हैं और मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये बड़े क्रिस्पी और बड़े लजीज होंगे। ऐसे ही है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा और होने दें, थोड़ा सा और इसको होने देते हैं, पीछे से थोड़ा सा कलर आ जाए इसका, तो फिर हम इसको निकालेंगे। ज़बरदस्त। मतलब कितना क्विकली देखिए आप ये रोल बने। अगर आपने ये स्टफिंग करके रखी होगी और फ्रीज़ किया होगा तो कोई मसला ही नहीं है कि आप फ़ौरन से अपना ये रोल्स बना लें। हम इसको निकाल देते हैं। जी जी बिल्कुल। और डायनामाइट चिकन भी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि बस अब उस सॉस में जाएगा और उसको हम कौरी से निकाल लेंगे। और ये देखें जनाब क्या मज़े के रोल तैयार हुए हैं। ये मैं अफ्तार में खाने के बाद इंशाल्लाह बताऊंगी मायदा को कि टेस्ट कैसा था। आपने मुझे लाजमी बताना है ये कि कैसा था। अच्छा, अब आप इसको फ्राई करेंगे? अब हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। लाइट सा गोल्डन कलर, ये 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। तो भाई आप जो हमें देख रहा है वो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उसकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। और अगर आपका किचन गंदा हो रहा है, बर्तन गंदे हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना, ये मेरे पीछे मौजूद है लेमन मैक्स लिक्विड बार भी, और बार्स के साथ लिक्विड दोनों मौजूद हैं, और स्पॉन्ज मेरे सामने है। इस पे जनाब बार आपने ज़रा सी लगानी है और बर्तन है कि धुलते चले जाएंगे, झाग बनता चला जाएगा। और अगर आप लिक्विड सोप यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपने सिर्फ एक कतरा डालना है, तो 3x मोर टाइम्स ग्रीस के काटेगा, झाग बनती जाएगी, बर्तन धुलते जाएंगे। तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। जितने भी मेहमान आए, जी आयानू, खुश आमदीद, आप आइए, तो हम आपकी खातिर तवाज़ो करेंगे रमज़ान में। तो ख़वातीन इतनी रिलैक्स होती हैं जब किचन में उनके काम की चीज़ें मौजूद हों। और उसके बाद बार बार जिनको हाथ धोने की आदत है उनके लिए ये सोप मौजूद है, पामोलिव, जो कि बड़ा जेंटल सोप है, आपके हाथ में से अकड़ते नहीं है और खुशबू आती रहती है। ना प्याज की खुशबू हाथों से आएगी, ना फ़िश की आएगी, ना लहसुन की, ना अदरक की। तो लिहाजा आप ये दोनों चीज़ें अपने किचन में लाजमी रखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अभी हमारे डायनामाइट जो चिकन है वो बस इन प्रोसेस है, जैसे ही कंप्लीट होगा हमें मायदा बताएंगे अब इसके साथ मज़ीद क्या होने वाला है। 1 आध मिनट लगेगा इसको। ये ऑलमोस्ट देखें इस पर कलर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बेहतरीन। थोड़ा सा इस पर और कलर आएगा, ये हमारे बस रेडी हैं। चिकन जब से हमारी ज़िंदगियों में आया है ना, तब से रेसिपीज़ की भरमार हो चुकी है। बहुत, क्योंकि जल्दी पक जाता है ना, गल जाता है बहुत जल्दी। मटन और बीफ अच्छा खासा टाइम लेता है। बहुत अच्छे। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ रोल्स की जो शक्ल है वो बेहतरीन हो रही है। और जल्दी से क्विकली मैं बचाऊंगी मायदा डायनामाइट चिकन की रेसिपी एक दफ़ा और बता दें, ताकि जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं वो फ़ौरन से नोट कर लें अगर उनसे मिस हो गया। ये हम इधर रख देते हैं साथ अभी ये हमारे सामने डायनामाइट चिकन की रेसिपी आ गई है चार्ट पेपर पे। अच्छा, डायनामाइट चिकन में हमने चिकन लिया, ठीक है, और उसके साथ हमने फ्लावर लिया, कॉर्नफ्लावर लिया, मैदा, और हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर लिया, उसके अंदर हमने अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, हमने उसके अंदर हाफ टी स्पून हमने उसके बैटर के अंदर हमने इसको ऐड किया।
सही है। फिर हमने बटर मिल्क लिया। बटर मिल्क घर में बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने मिल्क लिया, मिल्क के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाला, आपका बटर मिल्क रेडी है। सही है। उसमें आपने अनियन पाउडर हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट आपने हाफ टी स्पून आपने वो लिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जो उसका बटर मिल्क के अंदर आपने ऐड किया, चिकन को आपने मैरिनेट किया उसके अंदर, और जो हमने फ्लावर के साथ इसका मिक्सचर रेडी किया था उसमें कोट किया और इसको फ्राई कर दिया। अब सॉस बनाने का तरीका सिंपल ये है कि आपने मायोनीज़ लिया, चिली गार्लिक सॉस लिया, सिराचा सॉस लिया एंड स्वीट चिली सॉस लिया, आपने उसको मिक्स किया, हमारा स्वीट एंड सार सॉस रेडी है। आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक, तो ये आपका ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है ये वाला सॉस आप पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब फ्राइड हो उसके साथ आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। ऑलमोस्ट हमारे ये डायनामाइट चिकन भी रेडी हो चुका है, और वैसे तो मैं थोड़ा सा और इसको ब्राउन करती, लेकिन आपने फिर भी ठीक निकाल लिया है। हमने इसको, क्योंकि हमने इसमें सॉस में कोट करना है ना, हमने इसको ऐसे सर्व नहीं करना। ऑलराइट, तो हमने इसको इधर निकाल ठीक है लिया। जी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्या नेक्स्ट प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि हम इसको सॉस के अंदर यहाँ पर कोट करेंगे। सही है। हम यहाँ पे इसको जो हमने सॉस बनाया था, अच्छा जी, ठीक है, हम इसको उसके अंदर डालेंगे। ज़बरदस्त। सही है। और इसके बाद हम इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। बेहतरीन, क्या बात है मायदा, आपकी छा गई हैं आप। थैंक यू। मायदा के साथ मैंने ना अब रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी कांटेक्ट रखना है ख़ास, ज़रूर, ताकि मैं ज़रूर। मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ जो भूल भी जाऊँ ना वो इनसे पूछती रहूँ और ट्राई करती रहूँ। और वो नाज़रीन जो कि हमें इस वक्त देख रहे हैं वो अपना फ़ीडबैक अगर देना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में जाके दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल या फिर बोल के जायके भी टाइप करेंगे तो आ जाएगा। उन वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और क्या आप ट्राई भी कर रहे हैं या नहीं ट्राई कर रहे हैं। क्या पता बस हमारी बातें सुनने के बाद टीवी चैनल जो स्विच कर लिया जाए और बस अपने अपने कामों में लग गए। तो ऐसे नहीं करना, आपने ये ट्राई करनी है ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हों। आपको मुख्तलिफ रेसिपी सिखाएं कि खाने बनाए कैसे जाते हैं जो रेस्टोरेंट्स में महंगे महंगे मिलते हैं। ऐसे ही है तो बच्चे आपके खुश हो जाएंगे, वो डिमांड नहीं करेंगे कि भाई चलें कहीं ये चीज़ खा के आते हैं। जब आप घर में बनाएंगे फिर आप इसे डिमांड होगी कि आप बना के दें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे सेसमी सीड्स तिल चाहिए जी होंगे यहाँ पर। बिल्कुल, ये लीजिए, मैं कुछ तो हेल्प करूँगी आपकी। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। ज़बरदस्त, क्या लुक आ गया इसका ना, बेहतरीन। अच्छा, कुछ लोग जिनको ना खाना बनाने का शौक़ होता है उनको क्रॉकरी का भी बहुत शौक़ होता है, ताकि जब वो सर्व करें तो वो देखने वाले उसकी भी तारीफ़ करें कि यार कितने प्यारे बर्तन हैं आपके ना, कितनी अच्छी ट्रे में आपने सर्व किया है। इसी तरह मायदा मुझे आपकी ट्रे भी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। ये हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं झटपट सी। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि दोनों डिशेस जो हमारी रेडी हुई हैं आप एक दफ़ा स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी ज़रूर रिपीट कर दें, क्योंकि आपने डायनामाइट चिकन की 2 बार की है, उसकी भी कर दें ताकि जिन्होंने नहीं देखा उन्हें पता चल जाए आपने क्या डाला है इसमें। अच्छा, स्प्रिंग रोल में हमने सिंपल चिकन को बॉयल चिकन लिए हमने, ठीक है, उसको हमने जिंजर गार्लिक के साथ हमने बॉयल किया है, उसको श्रेड करके रख दिया। सही है। उसके बाद हमने जो कैबेज है, बंद गोभी है और कैरेट है, उसको हमने जूलियन कट करके बारीक हमने उसको ब्लांच किया। 1-1 मिनट हमने उसको सिर्फ बॉईल किया बॉइलिंग वाटर में डाल के। उसके बाद हमने कैप्सिकम को बॉईल नहीं करना है, कैप्सिकम हम जो भी पकेगी वो फ्राइंग के दौरान में पक जाएगी, ठीक है। देन हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर सॉल्ट लिया, वाइट पेपर लिया, गार्लिक पाउडर लिया और जिंजर पाउडर लिया हाफ टी स्पून। हमने उसको इस मिक्सचर के अंदर डाला। चिली सॉस लिया, सोया सॉस लिया और हमने इसके अंदर सिरका लिया जो कि 3 टेबलस्पून हमने ऐड किया। सब चीज़ों को मिक्स किया और हमने रोल पट्टी के अंदर उसको बना लिया सिंपल। सही। अच्छा, मैंने इससे पहले कॉलीफ्लावर का जिक्र किया था, कुछ लोग ना वेजिटेबल पैटिस या फिर रोल्स बनाते हैं, उन्हें गोभी भी डालते हैं। गोभी भी डालते हैं, बिल्कुल, मटर भी डालते हैं, सारी वेजीज, सारी स्प्रिंग वेजिटेबल्स जितनी होती हैं वो सब अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से उसको लेकिन आई थिंक सो चाइनीज जितना भी है, भले खाना हो या ये रोल्स हो, उनमें ये कैबेज का खास एक किरदार होता है। स्प्रिंग की स्पेशल वेजिटेबल है ये, क्योंकि ये चाइनीज़ की रेसिपी है, चाइना की रेसिपी है। और ये एक्चुअली में इसका फन फैक्ट ये है कि जब वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आता है तो ये फर्स्ट डे स्प्रिंग रोल्स रेडी होते हैं वहाँ पर। क्या बात है, ज़बरदस्त। चले जी, हमने आपको झटपट से दोनों रेसिपीज़ बता दी हैं। होपफुली आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अब फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास।
वेलकम बैक। दुनिया बोल है और रमज़ान स्पेशल, मैं मुदस्सिर इकबाल आपके साथ। और किचन से हमने बड़ी मज़े की खाने पीने की चीज़ें देखी हैं। फ्राइड आइटम्स हमने देख रहे थे वो किस तरह से बन रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में हम तलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से परहेज़ करते हैं। रोज़े का अमल हमें दुनिया भर में कहत और गुर्बत में ज़िंदगी बसर करने वाले लाखों लोगों के दुख और मसाइब को समझने का मौका भी फराहम करते हैं। अलबत्ता ग़िज़ा से ख़ुद को दूर कर लेने के दौरान कुछ अफराद में जल्द का मुरझा जाना और ड्राइनेस में इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन यह वक्ती होता है। अलबत्ता कुछ ऐसे टोटके और इलाज ज़रूर मौजूद हैं जिनसे हम इस शिकायत पर, इस अमल पर काबू पा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बिलाल शम्स मौजूद हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। एक तो रमज़ान मुबारक, आपको मुबारक हो, बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। निस्बतन कोयटा और कराची के मौसम में फ़र्क है, बाकी भी मुल्क में अब बहार का मौसम चल रहा है। तो ऐसे में रमज़ान मुबारक में तकरीबन 12-13 घंटे का वो गैप आ जाता है, पानी उस तरह लोग नहीं पी पाते हैं और जो खा रहे हैं उसके भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं अभी से 5-4 रोज़ों के बाद ही तली चीज़ों के। तो अब सबसे पहले तो क्या ख्याल रखना चाहिए अगर स्किन ऐसी हो रही है? खैर मुबारक। थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई, आपने मुझे इनवाइट किया शो में। आपका जो सवाल है रमज़ान के हवाले से और मौसम के हवाले से जिल्द के ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। रमज़ान में हमारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं बाकी जो 11 महीने उनके मुकाबले में। तो हमारे मुसलमान भाई एक डिफरेंट सा एक लाइफस्टाइल अपनाते हैं जिसका इंसानी जिल्द पे जो असर है ना, उसको आप मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। मसलन ये कि जो हमारी नॉर्मल जो रूटीन है उससे हट के जो एक सपोज हम नॉर्मल रूटीन में पानी वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जी हाँ। तो हमने ये करना है कि अच्छी सेहत के लिए, अच्छी जिल्द के लिए हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है। अच्छी हाइड्रेशन रहेगी तो जिल्द अच्छी रहेगी। पानी का इस्तेमाल और मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल, स्पेशली उन लोगों में जिनका स्किन जो है ना वो ड्राई स्किन है, सही। उसमें मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल आपने कहा था कि स्प्रिंग आ रहा है, मौसम बहार। मौसम बहार में वो लोग जिनको एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जिनको एलर्जीज हैं, स्पेशली पोलन एलर्जी, उस एलर्जी का हमारे जिल्द के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर इफेक्ट आता है। यानी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, हम नथनों के अंदर की बात करते हैं, हम आंखों का जो म्यूकोजा है उसकी बात करते हैं। छींकें आती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं। सो उस मौसम में फिर पोलन्स का बड़ा एक रोल है। उन लोगों को उससे बचने के लिए खसूसन अपना जो उनका डर्मेटोलॉजिस्ट है या फिर उनका जो भी स्पेशलिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट, कुछ लोगों का जिनको पोलन एलर्जी होती है उनको स्किन के अलावा उनको एस्थमा का भी फ्लेयर अप आता है। तो उनको अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आजकल इब्तिदा है, लेकिन हमने माजी में भी देखा है, एक्सपर्ट्स ये राय होती है कि 10-12 जब रमज़ान गुजरता है तो इतने पकौड़े समोसे खा लिए जाते हैं, जगह जगह पिंपल्स निकल आते हैं, दाने बन जा रहे होते हैं। और वो जो ऑयली स्किन वाले हैं उनका तो बाकायदा वो एक पूरी ऑयल की बोतल लग रहा होता है कि उनके चेहरे पे शाम को आ गई है। और जहाँ मौसम थोड़ा सा गर्म है निस्बतन कराची में, वहाँ पे तो फिर बाकायदा इस चीज़ का अमल भी है। तो इसमें क्या अब करना चाहिए कि जिन लोगों को पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, अब पकौड़ों समोसों से तो हाथ रुकेगा नहीं डॉक्टर साहब, तो फिर करना क्या है, कैसे संभालना है स्किन को? मुदस्सिर, ये जो तली हुई चीजें हैं और मसालेदार खुराक है, इनसे एक्ने से ज्यादा अर्टिकेरियल रेशेस का होना मुमकिन होता है। अर्टिकेरिया का मतलब लपड़, कोई थ्रपड़ बोलता है, चुपाकी कहते हैं, मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ नाम है इसके, जिसमें जिल्द के ऊपर गोल गोल पैचेस बन जाते हैं आर्जी तौर पे, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल व्हील फॉर्मेशन, यानी सुर्ख तरह का एक ऐसा निशान बनना गोल सा। थोड़ी देर बाद आप कोई एलर्जी की टेबलेट खा लेते हो तो वो सेट हो जाता है। सो लपड़ का जो होना है वो तली हुई चीजों से और मसालेदार चीजों से ज्यादा होता है। इसके मुकाबले में एक्ने की मिथ है ना, पहले लोग कहते थे कि मसालेदार चीजों से और ऑयली स्पाइसी फूड से
एक्नी या पिंपल्स का होना ज्यादा है। वैसे आजकल बुकिश ये है, नई रिसर्च ये कहती है कि बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है एक्नी या पिंपल्स का खुराक के साथ, लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शन है जिसका मैंने जिक्र किया, चुपाकी या फिर लपड़ थ्रपड़ वगैरह का, वो बहुत ज्यादा फ्लेयर करता है एक्नी के साथ, ये तली मैं हुई चाहूंगी चीजों के डॉक्टर साहब साथ। एक चीज़ और भी होती है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि एक तो ये पता नहीं अब चिकन की ही वजह है, चिकन खाने से ही जो पीसीओएस के प्रॉब्लम होते हैं खवातीन को, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा ये खास तौर पर ये चिन लाइन पे बहुत एक्नी हो जाती है, ये चिन पे बहुत एक्नी हो जाती है, तो एक ये वजह भी होती है कि जिसकी वजह से हम लोग अपनी स्किन की खराबी नोटिस करते हैं। सैरिश, बहुत जरूरी सवाल है। चिन के ऊपर जो एक्नी, स्पेशली उन फीमेल्स के अंदर जिनकी एज 30-35 के से ज्यादा है, इसको हम कहते हैं पोस्ट एडोलेसेंस फीमेल एक्नी। इसका सैरिश ताल्लुक का प्रॉब्लम हार्मोन्स है। के साथ बहुत ज्यादा है और इनडायरेक्टली फूड के साथ है। इनडायरेक्ट इन अ सेंस कि जितनी भी ओबेसिटी, आप उसको कह लें एक बीमारियों की माँ कह लें। ओबेसिटी से हार्मोनल इश्यूज बढ़ते हैं, हार्मोनल इश्यूज से एक्नी बढ़ते हैं और बाल आते हैं। सो इनडायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल है। बहुत ज्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड्स या जो जो एक बिल्कुल एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, इसका इनडायरेक्ट लिंक बिल्कुल है एक्नी के साथ और चेहरे पर बाल उगने के साथ, मोटापे के साथ, जिल्द के जो ये जो हमारे नेक एरियाज है या जो बॉडी फोल्ड्स है वो डार्क हो जाते हैं। सो ओबेसिटी का लिंक फूड के साथ है और फूड का फिर इनडायरेक्ट लिंक जो है ना वो स्किन के सही। ऊपर है। सही। अच्छा, अच्छा, मैं एक जी, चलिए जी। आप पूछ लीजिए, मैं एक क्योंकि आपको सवाल ज़्यादा जो करना मसाइल है चाह रहा स्किन था, के। नहीं मैं सवाल, एक बड़ा कॉमन सा इशू आ गया है अच्छा। कि सुबह फजर के वक्त तो एक मामला और है कि बड़ा एक गैप आ जाता है, लेकिन जोहर, असर, मगरिब और इशा आजकल दिन में फ़र्क है तो बहुत छोटे छोटे गैप्स होते हैं, बार बार वज़ू कर रहे होते हैं लोग, और कुछ इलाकों में तो अभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर साहब शायद आपके भी उस एरिया में हो, तो बार बार वज़ू से भी वो कह रहे हैं हाथ खुश्क हो रहे हैं, चेहरा खुश्क हो रहा है, तो इसके लिए फिर बार बार लोशन ही इस्तेमाल करना है, क्या करें? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो स्किन बैरियर है ना, वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। इसमें मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल जरूरी होता है, हाथों पे मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल, पाँव पे बार बार वजू करने से बहुत, या बल्कि बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल जो है ना, हॉट शावर लेने से भी ये इशू बढ़ जाता है। तो या तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, या अगर मॉइस्चराइजर अवेलेबल नहीं है, जो लोग बाथ लेते हैं वो बाथ के ऊपर जो बाल्टी के अंदर एक ढक्कन जो तेल है ना वो मिला है, उस ऑयली पानी से अगर बात ले लें, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हाई फाई मॉइस्चराइजर्स और वो प्रोडक्ट्स जो सही। महंगे प्रोडक्ट्स है, ये सही। उनके अच्छा, लिए। सही। लेकिन डॉक्टर जो साहब ना अफोर्डेबल लोग हैं वो मॉइस्चराइजर्स का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल यूज़ करें। कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ऑन अ लाइटर नोट इशारा किया मुदस्सिर की तरफ ना, मुदस्सिर बहुत फिटनेस कॉन्शियस है, स्किन कॉन्शियस है, तो वो स्किन बहुत तो सारे होते बहुत हैं ज़्यादा conscious अपना में। ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब खैर वो उस पर मुदस्सिर ने ना नोटिस नहीं किया, वरना ज़रूर जवाब आता, क्योंकि ये अटैकिंग होती रहती है। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जहाँ हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं कि पीसीओएस का शिकार होती हैं या फिर जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनके एक्नी स्किन हो जाती है, वहीं मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा है कि उनकी स्किन पे बहुत एक्नी होती है, और यहाँ तक कि वो पता नहीं कौन कौन सी ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। ये उनको जो एलर्जी होती है, क्या वो स्मोकिंग की वजह से होती है? डस्ट एलर्जी तो होती ही होगी, इसके अलावा क्या वजूहात होती हैं? सैरिश, आपने जो एक्नी का जिक्र किया, एक्नी का हमारी जो ओपीडी होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा केसेस एक्नी के होते हैं। उसमें दोनों जेंडर्स, मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स में एक्नी होती है। और एक्नी की इतनी टाइप्स हैं कि इन्फेंटाइल एक्नी भी यानी बच्चों के अंदर भी एक्नी आ सकता है। अच्छा। अच्छा। हमने अमूमन जवानों के अंदर देखा, लेकिन बच्चों के अंदर भी एक्नी आ सकता है और मिडिल एज में भी आ सकता है। एक्नी का ताल्लुक बेसिकली 4 कॉमन वो है काजेज हैं। उसमें ऑयली स्किन, उसमें हार्मोनल इश्यूज, उसमें फैमिली हिस्ट्री और उसमें टीनेज, ये मेजर रीजंस हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, जैसे मैंने जिक्र किया ना कि पोस्ट एडोलेसेंस फीमेल 35 इयर्स के बाद भी एक्नी आ सकता है, जो हार्मोनल रीजंस होते हैं उसके। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल्स हैं, बहुत ज्यादा इंडोर रहना, आजकल मास्क पहनने का एक रुझान है, मास्क से भी एक्नी का फ्लेयर हो जाता है। सो ये सारी चीजें तो मैटर ये करती हैं एडोलेसेंस एक्नी की के जो आपने ऊपर। बात की है, फिर इस दौरान भले वो लड़की हो या लड़का,
जब वो जवान हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनकी स्किन पे एक्नी हो रही है, तो उस पर उनको फिर क्या करना है, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए? सैरिश, ये जो अमूमन लोग वो करते हैं कि क्यों होता है ना, सबसे पहले तो ये रीजन पता होना चाहिए। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने सिबिशियस ग्लैंड्स बनाए, सही। तेल पैदा करने वाले गदूद, जो कि फेस के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, शोल्डर्स और अपर बैक पे। इसी तरह ये एरियाज, ये आप यूं कह लो कि एडोलेसेंस के साथ ये एक्टिव हो जाते हैं, ये सिबिशियस हैं। सो इनकी फ्रीक्वेंट जब आप करते हैं तो फिर वो उनके मसाम बंद नहीं होते और एक्नी का फ्लेयर कम रहता है। सो फ्रीक्वेंट क्लींजिंग, अमूमन वो जिनका स्किन ऑयली हो ना, फ्रीक्वेंटली वॉश किया करें उन फेस वॉश या सोप वगैरह से, जो कि स्किन को। डॉक्टर साहब, स्किन एक की सवाल एक्स्ट्रा जो है ऑयल वो को मैं बहुत आपसे ये कम जानना चाहूँगा। ये तो बड़ा एक अमूमन है कि ख़वातीन को पता होता है कि सीरम क्या है, लोशन कौन सा किधर लगाना है। तो अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि मर्दों का तो जी बॉडी लोशन है, मर्दों को भी पता होता है मुदस्सिर नहीं, आजकल। मैं आपको बताता हूँ उसका बड़ा है कि मैं लोशन, वो उन्होंने कहा जी कि ये चेहरे पे लगाने वाला तो नहीं था। मैंने कहा उस पर तो लिखा हुआ है ना लोशन, तो मैंने वो चेहरे पे भी लगा लिया, हाथों पे भी लगा लिया, बस सब मुंह पे भी लगा लिया, हर जगह लग गया। अब ये क्या वाकई ऐसे फ़र्क होता है कि एक लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं? स्किन तो वैसी है ना, हाथ भी वैसे, पाँव भी वैसे, चेहरा भी वैसा, तो ऐसे नहीं होता कि सर अलग अलग इस्तेमाल करना बॉडी की चाहिए? अलग होगी, फेस की अलग होगी। मतलब मैं वो बॉडी लोशन लिखा था, मैंने लगा दिया। मुदस्सिर, मैंने जिक्र किया ना, मुदस्सिर मैंने जिक्र किया बॉडी का जो स्किन है और फेस का जो स्किन है, इसमें डिफरेंस है। पाम्स एंड सोल्स का स्किन थिक होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपने इसका जो मर्दों को opposite परेशान side है, कर दिया ना। dorsum of the वो तो leg, एक लोशन ये लेके different आते हैं जो होता है। बाजार में दुकानदार दे देता है, वही सारा साल लगाते रहते हैं। अब आपने कभी गौर नहीं किया होगा ना, कभी पाम्स एंड सोल्स पे एक्ने नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि यहाँ पे सिबिशियस ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, जो तेल पैदा करने वाले गदूद है वो है ही नहीं। अच्छा। तो इनके अगर मसाम बंद भी हो तो कोई मसला नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि फेस का स्किन और बॉडी के स्किन में बड़ा डिफरेंस है, इसलिए वो लोशंस जो बॉडी के लिए बने हैं वो फेस के ऊपर आप अप्लाई करोगे, और आपका अगर चले एक्ने जी प्रोन डॉक्टर स्किन है तो साहब, पिंपल्स आ बिल्कुल सकते बहुत हैं। अच्छी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बिलाल शम्स। किसी दिन हम आपसे भी पूछेंगे आपकी इस दिलकश स्किन का राज, जिस पे कोई एक्नी नहीं और इतना फेयर कलर है, तो उसकी वजह पीछे क्या है, तो आपसे बात करेंगे। और भी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। अब मुदस्सिर क्या ख्याल है आपका? अब इफ्तार की तैयारियां हैं की तरफ जनाब। चलते हैं, कराची बिल्कुल। में क्या है, लाहौर में क्या है, तो हमारे जो नुमाइंदगान हमारे साथी हैं वो हमारे साथ कराची से काशान अहमद हैं, लाहौर से खुरम मलिक हमें रिपोर्ट करेंगे। तो आज कराची से पहले बात कर लेते हैं काशान से कि क्या तैयारी कराची में इस वक्त इफ्तार की चल रही है, क्योंकि वक्त तो तकरीबन 1 घंटा बाकी है कराची में। जी काशान, आगाह कीजिएगा। माह मुबारक के रोज़े की तैयारियां जो है वो कराची में जा रही हैं। इस वक्त मैं एक मशहूर फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि समोसे पकौड़े हमें खरीदते दिखाई दे रही हैं, जबकि शहरी मेरे हमरा मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पर खरीदारी करने के लिए हमें क्या कहना चाहेंगे? यार मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़रीदारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हर यहाँ से ख़रीदारी करने की हर किसी की आसात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीद सकते हैं, लेकिन हमें उनको भी याद करना चाहिए जो हम ख़रीदारी कर रहे हैं, जो नहीं खरीद सकते हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए रमज़ान मुबारक के तवस्सुत से, ठीक है। बहुत हाँ जी बिल्कुल, आपने कहा शहरी जो है वो भी खरीदारी में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर समोसे पकौड़े की अलग अलग वैरायटी जो है वो भी जो है चले इनकी जानिब से जी, मुतारिफ बहुत कराई गई है। शुक्रिया काशान, क्या मजे मजे की चीजें बिक रही हैं, यकीन करें मुंह में पानी आ रहा है। और चाट नजर आ रही है, फूड चाट नजर आ रही है, ये देखें ना, बहुत कुछ है जो। और अच्छा, आपको पता है कचौरी जो है ना, ये लाहौर में उस तरह से नहीं मिलती है, कराची की स्पेशलिटी है कचौरी। लाहौर में कचौरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बड़ी सी कचौरी होती है जो यहाँ भी मिलती है, कीमे वाली। यहाँ जो दाल के वो उसके साथ मिलती है ना, चनों के साथ कचौरी, वो खासा कराची का ही है। बिल्कुल। अब लाहौर चलते हैं तो खुरम मलिक हमें बताएंगे वो किस जगह पर मौजूद है, वहाँ पे क्या रौनक देख रहे हैं। खुरम बताइए। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आज इफ्तारी जो है वो होने जा रही है, और ज़िंदा दिलाने लाहौरियों की अगर बात करते चलें तो लाहौरी जो है वो इफ्तारी ख़रीदारी करने के लिए जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स का जो है वो रुख कर रहे हैं। कोई पकोड़े ले रहा है तो कोई समोसे और कचौड़ी लेता दिखाई दे रहा है। जिस फूड पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इस वक्त इफ्तारी के लिए जो है वो तमाम तर पकवान जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। समोसे हों, पकोड़े हों। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको
कहा है कि यहाँ पर पकोड़ों की जो है वो तैयारी की जा रही है। उसके बाद समोसे जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और ख़रीदारी करने के लिए भी शहरी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। दूसरी जानिब कचौड़ी यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ पकवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन जो रेस्टोरेंट के यहाँ पर मालिक हैं इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह माह रमज़ान का महीना है, किस तरह की तैयारी चल रही है। मुझे बताइएगा जो ख़रीदारी करने आते हैं उनको वो मुतमिन तरीके से जाते हैं। इंशाल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है सर। माशाल्लाह पकौड़े, समोसे, कचौरी लजीज और मज़ेदार हैं और इसी वजह से सारे लोग इधर आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। साथ में हमने डिशें रखी होती हैं, चिकन कौरमे की हैं और सब्ज़ी है, दाल है। क्या कहना चाहेंगे, रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है, इस महीने के चले जी खुरम, क्या बात है, ये पकौड़ों समोसों की ये क्या रमज़ान की रौनक है जो हमें इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही है। अफ्तार की तैयारियाँ भरपूर तरीके से हो रही हैं, हमें भी तैयारी करनी है, आप भी कर रहे होंगे और हमारी इजाज़त का वक्त अब करीब आ गया। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि इस वक्त इफ्तार की पूरे मुल्क में तैयारियाँ हो रही हैं और जो दस्तरखान लगे हुए हैं उस पर भी लोगों का खासा रश है और वहाँ भी बड़े एहतमाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बस अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, इसी तरह रौनकें वो लगाते रहें रमज़ान की, इसी तरह सबकी इफ्तारियाँ वो करवाते रहें और सवाब तो ज़ाहिर है इसका फिर मिलेगा ही मिलेगा। मुझे मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।